हमारे साथ वीरेश भी जुड़ चुके हैं। आप तस्वीरें वहां से दिखाते रहिए। वीरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश, लगभग 12 घंटे पूरे हो चुके हैं, लगातार वहां पर काम जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एबीपी गंगा की टीम वहां पर मौजूद है। लेकिन देखिए, इन सबके बीच अब ये खबर भी सामने आ गई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में घायलों को निकाला तो जा रहा है, लेकिन वहां पर बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। कितनी चुनौतियां अब और हो सकती है? देखिए, ईश्वर का शुक्र है कि बूंदाबांदी जो हो रही थी वो थम गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेस्क्यू में अब थोड़ी राहत मिली है। जो बचावकर्मी थे उनके चेहरे पर, और जो यहाँ पुलिस के लोग हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, उन्हें परेशानियों का एक सामना करना पड़ रहा था। वो बहुत चिंतित थे कि आखिर बारिश होगी तो बहुत मुश्किल सामने आएगी। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर आपको बताऊं कि यहाँ पर जो भी निकाला जा रहा है वो सकुशल निकाला जा रहा है, और थोड़ी बहुत चोट के बाद उन्हें पहुंचाया जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में और सारे जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और चाहे वो पुलिस कमिश्नर हों, चाहे डीजीपी खुद यहाँ मौजूद हों, चाहे यहाँ के तमाम बड़े अधिकारी जो हैं ज़िला प्रशासन के, उनको यहाँ पर रात भर उन्होंने यहाँ पर काम किया है। पीयूष मोरडिया है जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, और बहुत रात से, मैं जब से आया हूँ इनको देख रहा हूँ कि ये लगातार पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं शिद्दत के साथ। ये घर भी नहीं गए हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन बेहतर चल रहा है। पीयूष मोरडिया, ये बताइए कि क्या क्या अभी डेवलपमेंट हुआ है, कितने लोग निकाले गए हैं, क्या चीज़ें, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं जो रात भर नहीं जान पाए। देखिए, 14 लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान निकाल लिए गए हैं। सभी की स्थिति ठीक है, और उन सभी को अस्पताल भेज दिया गया। उनमें, और इसके अलावा जो है, अभी तक की जानकारी के हिसाब से 3 लोग अभी इसमें ट्रैप्ड हैं, पर उन्हीं तीनों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर सर्विस, यहाँ यूपी पुलिस, ये सब टीमें लगी हुई हैं। मुझे विश्वास है कि इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। एक अच्छी चीज़ देखने को, जो भी लोग निकाले जा रहे हैं वो सुरक्षित निकल रहे हैं। ये एक ऑपरेशन की हम कह सकते हैं कि जो है ताकत है, और उसकी जो तकनीकी दक्षता है, इसे हम देख सकते हैं। बहुत धैर्यपूर्वक ये कार्य किया जा रहा है, कहीं जल्दबाजी नहीं की जा रही है, जिससे कि कहीं अंदर दबे लोगों को नुकसान न हो, ऐसा कोई जो है कार्य नहीं किया जा रहा। प्रयास किया जा रहा है कि धीरे धीरे चिपिंग करके मलबे को हटाया जाए, जिससे कि अंदर दबे हुए लोगों को कोई और हानि ना हो और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। 3 लोग केवल अभी तक की जानकारी के हिसाब से। और देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि धैर्य के साथ निकाला जा रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन की खासियत है वो धैर्य का। देखिए, रोशन जैकब रात भर से यहीं पर मौजूद हैं, और जो पुलिस कमिश्नर सिरोडकर साहब हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जब से ऑपरेशन चल रहा है, ये सारा आला अधिकारी यहाँ पर अपने निर्देशन में काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री की नज़र है। मुख्यमंत्री लगातार जो सोर्सेज से खबर है कि वो जानकारी पल पल की ले रहे हैं इन अधिकारियों से, और एक एक खुद वो निर्देशित कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन में क्या किया जाए, कैसे जो घायल हैं उनका उपचार कैसे किया जाए, कहाँ ले जाया जाए, बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं उन्हें, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के लगातार संपर्क में है सीएमओ का जो दफ्तर है, और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वो भी यहाँ के अधिकारियों को निर्देशित कर रहा है। तो ऑपरेशन में जो है अब आखिरी दौर में है ऑपरेशन। 3 लोगों के यहाँ पर फंसे होने की बात बताई जा रही है। 14 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जो परिवार के लोग हैं उनका भी यहाँ पर, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनका सहारा लिया जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर मलबे में किस जगह पे रहने की संभावना है। और देखिए, जो परिवार के लोग हैं वहाँ खड़े हैं। मैं बता सकता हूँ कि ये अब्बास हैदर हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनके पिता और उनके भाई सभी लोग इसमें सुरक्षित हैं। उनकी पत्नी का बताया जा रहा था कि इसमें फंस गई थी, और ऐसे में उनको सामने रखकर एनडीआरएफ और सुरक्षा के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर लोकेशन मिल सके, जानकारी हो सके कि भाई घर में कौन कौन सी जगह थी, कौन सा किचन था, कौन सा बेडरूम था। एक नक्शा, एक मैप
जो घर में रहता है उसे पता चल। जिशान हैदर सामने दिख रहे हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, अब्बास हैदर उनके सगे भाई हैं, और आमिर हैदर साहब जो एआईसीसी के मेंबर रहे, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उनके ये दोनों पुत्र हैं, उनका पूरा परिवार इसी में रहता था। जिशान हैदर को देखिए, अभी उनके परिजन कुछ फंसे हुए हैं। रात भर ये लोग इस मायूसी में अपने इस रात को गुजारा है उन लोगों ने, लेकिन ये जो आशियाना उजड़ा है उसके ये सरो समाज आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ऑपरेशन में कहीं कोई बाधा ना आए, ये बैरिकेडिंग की जा रही है कि मीडिया के लोग इससे आगे ना जाएं, कोई और दूसरे लोग हैं वो आगे ना बढ़े। तो कोशिश ये है कि क्योंकि सुबह का वक्त है, 7 से ज़्यादा बज रहा है, तो रात में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर एक बार मीडिया का जमावड़ा हो रहा है और लोगों के जो अगल बगल के लोग हैं वो कहीं ना आ जाएं, कोई पड़ोसी, इस तरह से ऑपरेशन में कोई परेशानी ना हो। कुल मिलाकर वजह यही है कि ये जो रस्सी लगाई जा रही है कि ऑपरेशन सुचारू रूप से चलता रहे, उत्साह में और नादानी में कोई उस ऑपरेशन को डिस्टर्ब न करे, क्योंकि बहुत ही नाजुक क्षण है, बहुत ही गंभीर और गमगीन क्षण है, और ऐसे में 3 लोगों के फंसे होने की बात की जा रही है। मेरे कानों में कटर की आवाज़ और ड्रिलिंग मशीन की आवाज़ लगातार गूंज रही है, और ये जो मलबा गिरा है, जो ताश के पत्ते की तरह बिखरा हुआ है, उसे ड्रिलिंग मशीन से जो सेना के जवान हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है, वो लगातार, आप देखिए हमारे कैमरामैन उस पर फोकस किए हुए हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आपको ड्रिलिंग मशीन के जरिए उस खुदाई को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और लगातार कोशिश की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा काम इस ऑपरेशन में यह है कि जो लोग भी दबे हुए हैं वो सुरक्षित निकाल लिए जाएं, और अभी तक के ऑपरेशन में ये देखने को मिला है कि 14 के 14 लोग जीवित हैं, सुरक्षित हैं। चोटें उनको आई हैं, उनका उपचार चल रहा है, लेकिन वो गंभीर खतरे से बाहर हैं और वो होशो हवास में हैं। उनसे बात करके जो इनपुट्स मिल रहा था उनको लेकर जो हॉस्पिटल से सीएमओ भी आए यहाँ पर दिया उन्होंने, जिन लोगों से उनकी बात हो चुकी कि कैसे कहाँ पे है, तो उसका भी उन जो दबे हुए लोग जो निकाले गए हैं, जो रेस्क्यू किए गए हैं, जो 14 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है, उन लोगों से भी बातचीत करके यहाँ पर उनके इनपुट्स, उनके बयान के आधार पर भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रिलिंग मशीन लगातार ड्रिल कर रही है, कटर से काटा जा रहा है, और ऑपरेशन की जितनी तकनीकी दक्षता हो सकती है, क्योंकि आर्मी लगा दिया गया है यहाँ पर, और खुद जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो इस मामले में दक्ष मानी जाती है। सेना के ऑब्जर्वेशन में, सेना के नेतृत्व में ये ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन सुचारू रूप से चल रहा है। और जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो मंडलायुक्त रोशन जैकब हों, चाहे यहाँ के पुलिस कमिश्नर हों, यहाँ के अभी मैंने देखा कि डीजीपी चौहान साहब भी यहाँ घूम रहे थे और वो भी मॉनिटर कर रहे थे। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया को हमने बताया ही, दिखाया ही दर्शकों को कि कितने लोग बचाए जा चुके हैं, कितने लोग अभी इसमें दबे होने की संभावना है। तो ड्रिलिंग मशीन की आवाज़ गूंज रही है कानों में, और लगातार जो यहाँ के डीसीपी, एसीपी और एसएचओज, तमाम जो हो सकता है, जितनी बन सकती है, सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। कारण है कि मुख्यमंत्री खुद इस पर नज़र बनाए हुए हैं, नज़र बनाकर वो लगातार पूछ रहे हैं, और इसकी वजह से ये माना जा रहा है कि जो ऑपरेशन है वो सुचारू रूप से बेहतर चल रहा है, और जो भी ज़रूरतें सरकार की तरफ से है, प्रबंधन की तरफ से है, वो मुहैया भी कराई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम आप टेलीविजन स्क्रीन पर साफ देख रहे होंगे, जो एनडीआरएफ और सेना के जवान हैं वो ड्रिलिंग मशीन और कटर का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो ताश के पत्तों की तरह बिखरा ये मलबा है, यजदान बिल्डर ने जो ये भ्रष्ट इमारत खड़ा की थी उसको किसी तरीके से काट कर निकाला जा रहा है। और सबसे जो मैं कह सकता हूँ, मैं रात से ये ऑपरेशन देख रहा हूँ बड़े धैर्य के साथ, जैसा कि जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने कहा कि इसमें धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जी हाँ, मैं भी देख रहा हूं कि पुलिस और जो आला अधिकारी हैं वो निर्देशित ये कर रहे हैं कि धैर्य के साथ, कहीं कोई मिसहैंडलिंग ना हो जाए, कहीं कोई जान माल की क्षति ना हो जाए, जितनी हुई है उससे ज़्यादा ना हो जाए, बस हमारे ऑपरेशन को बेहतर तरीके से अंजाम दे दिया जाए। ये बहुत चुनौती है और मौसम ने साथ दिया है। अभी तो मुझे डर लग रहा था कि बारिश
होने लगी है, बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। ऐसे में एक डर का माहौल था कि ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है, लेकिन इंद्र देवता भी इस तरह के ऑपरेशन में साथ दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर का भी साथ है। मौसम अभी बिगड़ते बिगड़ते यहाँ रह गया। लगता है कि कुल मिला तो अभी भी 2 से 3 लोग अंदर होने की आशंका है, जिसकी आवाज़ सुना जा रहा है। तो वो बहुत धीरे से काम कर रहा है, जिससे कि लोगों को चोट ना लगे। तो बहुत हम लोग भी बहुत हिम्मत से काम धैर्य से ले रहा है, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से निपटे। तो 1 या 1.5 घंटा लग सकता है। इसका नक्शा नहीं पास था और इलीगली बिल्डिंग था। इसमें संभवतः बेसमेंट में काम चल रहा था, जिसके स्ट्रेस के चलते बिल्डिंग में वो हुआ है। वो अभी जांच का विषय है। नहीं, वो तो पहले हम लोग को एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करनी होगी कि कारण क्या रहा, उसके बाद फिर कार्रवाई होगा। बिल्डिंग तो अवैध ही था। जैसे मैं कह रही थी, इसी बिल्डर की दूसरे एक बिल्डिंग पे हाल में एलडीए ने ध्वस्त किया भी था उसको। जी, तो वहां से देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये बात भी साफ हो चुकी है कि बिल्डिंग ये अवैध थी। बिल्डिंग हादसे पर डीजीपी डीएस चौहान का ये बयान सामने आया। मामले में अब भी 3 लोग फंसे हुए हैं, डीजीपी की तरफ से ये कहा गया, और उन्हें निकालने की कवायद अब और तेज वहां पर हो चुकी है। लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। 5 से 6 घंटे अभी और लग सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बूंदाबांदी की जो खबर सामने आई थी, फिलहाल वहां पर बारिश नहीं हो रही है। मौसम साफ हो चुका है। लगातार टीमें वहां पर मौजूद है। लोग अस्पताल में है, सिविल हॉस्पिटल में, बट सबकी स्थिति ठीक है। अच्छा, जो अंदर 3 लोग फंसे हुए हैं, इनकी कुछ आवाज़ें आ रही है, सुना जा रहा है। तो उसको धीरे से, हिम्मत से, धैर्य से काम किया जा रहा है, जिससे कि किसी को चोट ना लगे। तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा और चलेगा। बहुत सी बात करने के लिए देखिए, मंडलायुक्त ने इसका खास तौर पर कहना है। मैम, अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगभग कितने और लोग, क्योंकि अभी डीजीपी साहब ने भी ब्रीफ किया था, कितने अभी लोग फंसे हुए हैं और लगभग कितनी देर ये ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि लगभग 12 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक 13 लोग बाहर आ चुके हैं, जिसमें अच्छी बात है कि किसी का भी कैजुअलिटी नहीं था, लॉस ऑफ लाइफ नहीं था। अब 2 से 3 लोग और फंसे रहने की सूचना है, जैसे आवाज़ सुना जा रहा है और लोगों की कदम से जो पुष्टि हो रही है। कहा यह भी गया है डीजीपी साहब के द्वारा भी कि जो भी बिल्डर या जिसके द्वारा भी निर्माण कार्य किया गया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये शहर के बीच में था, कहा गया कि G+3 का इसका खाली था, उसके बावजूद भी ये बना था। तो इस तरह के इससे पहले भी देखे गए, कई लेवाना सूट्स का भी मामला हुआ और यहाँ फिर से मामला। तो कहीं ना कहीं एलडीए की कमी है, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि 10 साल से हुए थे इस बिल्डिंग को बने हुए, 10 से 12 साल, और ये पूरी दाराशाही हो गई। जी, ये अवैध निर्माण है, जिसका नक्शा पास नहीं है, इसका कंपाउंडिंग का भी नक्शा पास नहीं है, तो शुद्ध रूप से अवैध है। पुराना बिल्डिंग है, हाल का बना हुआ नहीं है। तो इसी बिल्डर का दूसरे बिल्डिंग को हाल में एलडीए ने ध्वस्त किया था, तो इस पर भी, बिल्डर पर भी कार्रवाई होगी। अब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इससे कई ऐसे हादसे हो चुके हैं और बाद में कहा चीज़ें आती हैं कि अवैध था, ये चीज़ें थी, लेकिन ये शुरुआत में जो अवैध बन रहा है, तभी इसको क्यों नहीं कर्ब किया जा रहा? अभी भी लखनऊ में निश्चित तौर पे प्लॉटिंग होते वक्त ही कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए एलडीए में कई तरह के सचल दल और पूरे टीम्स, निगरानी की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। होना यही चाहिए कि बनते वक्त ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कमेटी गठित करी जाएगी जो इसकी जांच करेगी? जोन वाइज इसमें कमेटी बनी हुई है, जोन वाइज सचल दल बनी हुई है, और हम लोगों ने पब्लिक से भी शिकायतें लेने की व्यवस्था किया हुआ है। सिस्टम अभी परफेक्ट नहीं है, मगर कोशिश किया जा रहा है। और सीधा यहां से रुक करते हैं हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, जो लगातार मौके पर वहां मौजूद है और पल पल की अब तस्वीरें वहां से दिखा रही हैं। वीरेश, लगभग 13 घंटे होने को आ चुके हैं, अब क्या तस्वीर है? और तीसरी महिला जिसे बाहर निकालने की कवायद वहां पर चल रही है, क्या अपडेट उसे लेकर? देखिए, जो रोशन जैकब हैं और जो मंडलायुक्त हैं, उनका कहना है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो टीम लगी हुई है, उनका कहना है कि आवाज़ सुनकर, यानी हम आवाज़ सुनकर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और 3 लोगों की आवाज़ आ रही है। मोबाइल से भी ट्रैक किया जा रहा है। अंदर जो हैं लोग, वो मोबाइल से अपने रिश्तेदारों से बात कर पा रहे हैं। ये एक अच्छी खबर आ रही है। अभी जो एक्सक्लूसिव जानकारी आई है कि अंदर से मोबाइल के ज़रिए वो कनेक्ट हो चुके हैं, जिनके पास जो लोग वहाँ पर हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जीवित हैं, इस बात की जानकारी हो रही है। और जो अंदर महिला हैं, वो ये जानकारी दे रही हैं कि हमारे साथ
3 लोग हैं, हम लोग 3 लोग बेडरूम में अभी मौजूद हैं। उस बेडरूम में ड्रिलिंग चल रही है। जो परिवार के लोग हैं उनसे भी पूछताछ करके उनसे जो यहाँ का रोड मैप है, नक्शा लेकर जो मकान की क्या कौन कहाँ बेडरूम है, कहाँ किचन है, उसकी जानकारी लेकर वो ड्रिलिंग मशीन और कटर से काम किया जा रहा है। धैर्य के साथ काम किया जा रहा है, जिम्मेदारी के साथ काम किया जा रहा है। और एक अच्छी खबर ये है कि 3 लोग, जो महिला से बात हुई है प्रशासन की, उनका कहना है कि हम 3 लोग इसमें फंसे हुए हैं और मोबाइल उनसे काम कर रहा है। ये एक बड़ी जानकारी है कि मोबाइल के जरिए प्रशासन ने संपर्क स्थापित कर लिया है और उस मोबाइल के जरिए महिला का ये कहना है कि हम 3 लोग इसमें फंसे हुए हैं। आवाज़ें भी आ रही हैं अंदर से। जो प्रशासन के लोग हैं उनका कहना है कि आवाज़ें अंदर से आ रही हैं और आवाज़ें अंदर आ रही हैं और फ़ोन पे भी बात हो रही है। तो इस वजह से ये प्रशासन का दृढ़ विश्वास है कि अब 3 लोग ही बचे हैं। ऑपरेशन सफल पूर्वक अंजाम दिया जा रहा है। हल्की बूंदाबांदी एक बार फिर शुरू हो गई है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि ये बूंदाबांदी रुकनी चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन इफेक्ट होगा, परेशानी होगी जो ऑपरेशन में लगे हुए लोग हैं, और मलबा कहीं धंस न जाए, कहीं गिर न जाए, बहके। तो ऐसे में कोशिश ये है, और जो प्रशासन के लोग अभी मैं देख रहा हूँ कि निर्देशित कर रहे हैं कि ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाए। अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन में तेजी लाया जाए, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है, बूंदाबांदी हो रही है। इसलिए जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है, जो सेना के जवान हैं, उन्होंने ऑपरेशन को तेज कर दिया है। जो यहाँ पर जो जिनके परिजन फंसे हुए हैं उनमें बेचैनी देखने को मिल रही है, उनको बुलाया गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम वो पूछ रही है कि आखिर किस जगह पर उनके परिजन हैं। जो कटर और ड्रिलिंग की मशीन है उसकी आवाज़ें गूंज रही हैं। वो तेज से ऑपरेशन शुरू हो गया है, क्योंकि बूंदाबांदी की वजह से ऑपरेशन में तेजी आई है। हरकत हमें देखने को मिल रहा है, मूवमेंट ज़्यादा हो गया है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को। प्रशासन का कहना है कि बारिश के होने से पहले ही ऑपरेशन को सफल अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। 3 लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि जितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो लोग सुरक्षित हैं, वो स्वस्थ हैं। थोड़ी बहुत उन्हें चोटें आई हैं, वो ट्रॉमा में है, मेंटल ट्रॉमा ज़्यादा है कि आखिर ये मकान कैसे गिर गया, कैसे क्या हुआ। एक इसमें जो कहा जा रहा है, जो प्रशासन का कहना है कि 3 लोग थोड़ी गंभीर स्थिति है उनकी। 3 लोगों की स्थिति थोड़ी गंभीर है, लेकिन वो भी खतरे से बाहर हैं, और बाकी लोग ट्रॉमा में ज़्यादा हैं, मेंटल ट्रॉमा कि आखिर ये कैसे हो गया। वो जो देखिए डॉक्टर्स भी यहाँ पर हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत है। आप देखिए डॉक्टर साहब भी यहाँ पर बुलाए गए हुए हैं। एम्बुलेंस के भी, एम्बुलेंस लगातार वहाँ खड़ी है। कई एम्बुलेंस लगाकर रखा गया है कि कहीं 1 मिनट आधे मिनट की भी कोई देरी न की जाए, कहीं कोई ऑपरेशन में परेशानी न हो। इसलिए वो सारे यंत्र तंत्र जितने हो सकते हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं, और रात भर ये ऑपरेशन चल रहा है। जो परिजन हैं वो इस चूँकि सुबह धीरे धीरे हो रही है, उनको लोगों को बुलाया गया। सामान भी इकट्ठा किया जा रहा है कि जिसके जो सामान हैं वो ले जा सकते हैं अपनी पहचान करके। देखिए लोग अपना झोले में, बोरे में सामान भरकर, जो एनडीआरएफ की टीम है वो उनकी सहायता भी कर रही है। सभी लोग जो इस परिवार से संबंधित हैं उनकी पहचान की गई है, उनको बुलाया गया है, और उनके लोग जो हैं सामान भरकर दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सामान बिखरे हुए, यहाँ पर कुर्सी है, गद्दे हैं, और यहाँ पर किचन के सामान दिख रहे हैं। वो सारे सामान, साजो सामान जो गृहस्थी बनाने में वर्षों लग जाते हैं, वो वर्षों के सामान जो इकट्ठे किए जाते हैं, एक आशियाना बनाने में वर्षों लग जाता है, जो धड़ाम से गिरने के बाद वो बिखर गया ताश की पत्तों की तरह से। इस भ्रष्टाचारी बिल्डिंग को जो लोगों ने खरीदा, उन्हें पता तो नहीं था कि इस तरीके से यहाँ छल होगा, इस तरीके से धोखा होगा। रोशन जैकब जो मंडलायुक्त हैं, और एलडीए विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष की भी जो मंडलायुक्त होता है वो होता है। ऐसे में उन्होंने जिम्मेदारी से कहा कि ये बिल्डिंग अवैध है, इसे नोटिस दिया गया है, इसे ये बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, अवैध तरीके से बनाई गई है, ये कमजोर बिल्डिंग है। इसलिए मंडलायुक्त की बात काफी महत्वपूर्ण है, और मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से वो कह रही हैं। मैडम, आपने कहा आप खुद मंडलायुक्त हैं, और इस वजह से एलडीए जो विकास प्राधिकरण उसके अध्यक्ष भी हैं, तो आप पूरी जिम्मेदारी से कह रही हैं कि ये बिल्डिंग जो है वो अवैध है।
तो किस रूप में यजदान बिल्डर की एक बिल्डिंग को आप लोगों ने ध्वस्त किया, ये दूसरी बिल्डिंग ने लोगों को किस तरह से परेशान किया? रात भर से मैं देख रहा हूँ, खुद ही आप परेशान हैं, पूरा मुख्यमंत्री का अमला परेशान है, मुख्यमंत्री स्वयं परेशान है। अभी तो हम लोग का ध्यान रेस्क्यू ऑपरेशन में है और इसलिए सबकी एक एक व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पूरी प्रशासन जुटा है। मगर निश्चित तौर पे बिल्डिंग के भी जांच होनी होंगी, ये कैसे खड़ा रहा और कैसे इस तरीके की घटना हुआ, और बिल्डर पर भी कार्रवाई होगा। मैडम, आपको बहुत कड़क अधिकारी माना जाता है और आप भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती, ये इमेज है और अच्छी बात है, लेकिन ये जानना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को लोग कहते हैं कि लखनऊ डुबाओ प्राधिकरण है, तो इस भ्रष्ट तंत्र को खत्म करने के लिए क्या आप कर रही हैं? क्योंकि जनता और लखनऊ की जनता जानना चाहती है कि इस भ्रष्ट तंत्र के लिए रोशन जैकब मंडलायुक्त, जो काफी ईमानदार छवि के अधिकारी हैं, आखिर क्या ऐसा कर रही हैं कि अब नहीं होगा? अभी आपने भी देखा होगा कि इसी बिल्डर का दूसरा बिल्डिंग हाल में ध्वस्त कराया गया था एलडीए ने, और कई तरीके के जो बिल्डर माफिया है उनके जो ध्वस्तीकरण आदेश जो काफ़ी समय से एक तरीके से दबा हुआ था, काफ़ी सारे अपील्स हम लोगों ने खारिज किया है कमिश्नर कोर्ट से, और उन सबको ध्वस्तीकरण के लिए और लगाए रखा हुआ है आदेश के अनुपालन के लिए। ये ज़रूर है कि अभी चीज़ें पूरी तरीके से सही नहीं है, मगर सही करने के प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रवार जांच दल, प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है और इस तरह के मामले चिन्हित करके प्लॉटिंग के स्टेज पे ही उस पर अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि इस तरह के मशरूम की तरह से बहुत सारी और भी अवैध बिल्डिंग है लखनऊ में जिस पर आप लगातार कार्रवाई कर रही हैं? जी, अवैध निर्माण काफ़ी है, उसको चिन्हित करके बिना लोगों को परेशान किया, बिना आम लोगों को परेशान किए हुए अवैध निर्माण पर और माफियाओं पर कार्रवाई करना हम लोगों की मंशा है। मैडम, एक सवाल है नागरिक के नाते मेरे मन में भी कि आखिर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग 10 मंजिली 6 मंजिली खड़ी कैसे हो जाती है? मुख्यमंत्री जी का घर और कार्यालय 1 किलोमीटर पे है। अब ये हाल का बना हुआ बिल्डिंग नहीं है, इसका ऑर्डर एलडीए से 2010 के पहले ही पास है अवैध मानते हुए, तो अब ये कहना गलत होगा कि वर्तमान में बनी है, बट ये सही है कि ऐसे निर्माण है जिस पर कार्रवाई करना जरूरी है। नहीं, मेरा ये नहीं कहना है कि अभी बनी है, मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी जी रहे, चाहे अखिलेश जी, चाहे मायावती जी, जहां हम खड़े हैं और ये बिल्डिंग बनी, वो तो मुख्यमंत्री के घर से 1 ही किलोमीटर पे है ना। ये सबसे टॉप इलाका है, सबसे हम कह सकते हैं कि यूपी का दिल है ये, और ऐसी जगह पर ये अगर बनता है तो यहीं कमिश्नर, यहीं अधिकारी, यहीं वीसी, यहीं सीएम, यहीं मंत्री, यहीं प्रमुख सचिव, यहीं मुख्य सचिव, सब तो यहीं बैठे हैं, तब भी कैसे मतलब ये बिल्डिंग एक दिन में तो। अब किसी को ये समझना मुश्किल है कि इसका नक्शा पास है या नहीं। जितने भी लोगों का आपने नाम लिया उसमें से कोई नहीं जान सकता है कि ये बिल्डिंग सही है गलत है, वो विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है, क्योंकि वही नक्शा पास करते हैं, तो प्राधिकरण के ही जिम्मे में वो रहेगा और कार्रवाई भी प्राधिकरण को ही करना है। अच्छा मैम, एक सवाल भी दर्शक बहुत जानना चाहते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि टीवी वाले आप लोग बहुत बताते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है, बड़ी मछलियों पर कब जिम्मेदारी तय होगी, कब उन पर अरेस्टिंग होगी, उनको ऐसी सजा मिले, ऐसा उदाहरण मिले कि आगे के जो ऐसे लोग हैं, बड़े लोग, उनकी हिम्मत ना हो। जी, हम लोगों का मंशा वही है कि आम आदमी को तंग ना करें और कार्रवाई असली जो ताकतवर जो माफिया होंगे या अवैध निर्माण है उसी पर। अच्छा, आखिरी सवाल है मैडम, आखिरी सवाल ये है कि नागरिक के नाते किस रूप में, जैसे आप अध्यक्ष हैं एलडीए की इस वक्त, तो अब आप देख रही हैं पूरे सिस्टम को, अभी तक तो आप किसी प्राधिकरण की अध्यक्ष रही नहीं, अब जो आप लगभग 6-7 महीने से देख रही हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे इसकी सफाई होनी चाहिए? इसकी सफाई होना इतना मुश्किल नहीं है, ये ज़रूर है कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसको देखना होगा और जोन वाइज बांट के अवैध निर्माण पर, और कोई भी अवैध निर्माण बनता हुआ जो स्टेज है उसी समय उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो सालों साल खड़ा रहता है और उसमें परिवार रहते हैं तो उसको खाली करना और मुश्किल होती है। जैसे इसी बिल्डिंग का अगर देख लें तो बिना लोगों को तंग किए अगर निर्माण होने के वक्त पे ही अगर उसको ध्वस्त कराया जाएगा या अवैध प्लॉटिंग को रोका जाएगा तो ये स्थिति ही नहीं बनेगा। तो ऐसा आप काम कर रही हैं? जी जी जी। तो रोशन जैकब, बहुत उम्मीदों के साथ इन्हें मंडलायुक्त बनाया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, तो ऐसे में ऑपरेशन
कि खुद वो निगरानी कर रही हैं। और आपने सुना एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदार अधिकारी की बात कि किस रूप में मशरूम की तरीके से भ्रष्ट तंत्र की ये इमारतें खड़ी हो जाती हैं। और कहा जाता है कि सिस्टम बलि मांगता है, सिस्टम तब सचेत होता है, सिस्टम तब अलर्ट होता है, उसकी कान पर तब कान खड़े होते हैं, तब उसके रोंगटे खड़े होते हैं जब कोई घटना दुर्घटना हो जाती है। कहा जाता है ना कि सिस्टम बलि मांगता है, सिस्टम घटना मांगता है, सिस्टम दुर्घटना मांगता है, सिस्टम मौत मांगता है, सिस्टम घायल लोगों को मांगता है। जब ब्लड देखता है, खून देखता है, हाहाकार देखता है, अत्याचार देख, उससे लगता है कि अब कुछ करना चाहिए। जी हाँ, तो अब कुछ होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इसी बिल्डर यजदान बिल्डर के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। उसकी 6 मंजिला जो फ्लैट्स हैं जहां तमाम निर्दोष लोग रहते होंगे, करोड़ों रुपए देकर उन्होंने उस फ्लैट को लिया है अपने आशियाना बनाने का, उन्होंने सपना देखा होगा, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। उसी भ्रष्ट तंत्र का ये बिल्डिंग है। और ऐसे में सिस्टम अब अलर्ट हुआ है और रोशन जैकब जो मंडलायुक्त हैं कह भी रही हैं कि अब एक्शन होगा, कार्रवाई होगा। अब जो सिस्टम है यानी जो व्यवस्था है उसको एहसास हो चुका है कि क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, कहाँ क्या गलतियां हुई, कहाँ सुपरवाइजर साहब, कहाँ जेई साहब, कहाँ एक्सीएन साहब, कहाँ बड़े चीफ इंजीनियर साहब और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष साहब और सचिव साहब ने यहाँ घोटाला किया, कहाँ कैसे बन गया मुख्यमंत्री के 1 किलोमीटर की दूरी में ये 4 मंजिला 5 मंजिला ये इमारत। ये पूरा तंत्र है, ये भ्रष्ट तंत्र है और भ्रष्ट तंत्र इतना आसानी से खत्म नहीं होगा। एलडीए की अध्यक्षा रोशन जैकब ने भी कहा कि हम इसे ठीक करेंगे, अवैध प्लॉटिंग के स्तर पर ही रोक देना चाहिए। अब प्लॉटिंग अगर हो उससे पहले ही इसका जानकारी हो जाए, उसे कर दिया जाए। लेकिन जो लखनऊ डुबाओ प्राधिकरण है उसके वीसी साहब जो तत्कालीन होंगे उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, उनके जो सचिव होंगे उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। पूरा प्रशासन, पूरा प्रदेश, पूरा देश की निगाहें यहीं टिकी हुई हैं। शासन प्रशासन मुख्यमंत्री को और भी काम करने की ज़रूरत होती है। केवल इस तरह के जो भ्रष्ट लोग हैं उनके किए हुए काम का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा होगा और भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि रात को नींद नहीं लिया है डीएम साहब ने। देखिए कैसे बाइट दे रहे हैं चैनल्स पे लगातार और रात भर से ये काम कर रहे हैं। अगर इन्हीं जैसे अधिकारी अगर ईमानदारी से काम कर लेते तो आज ये दिन इनको न देखना पड़ता। और जो वीसी साहब तत्कालीन होंगे, सचिव साहब होंगे और जेई से लेके एई तक होंगे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और उनसे भी पूछा जाना चाहिए। लेकिन आज हम ये दिखा रहे हैं, कल हम 5 दिन 10 दिन अखबारों में पढ़ेंगे, टेलीविज़न पर दिखाएंगे, इसका फॉलोअप होगा और पता चला कि कोई सुपरवाइजर पकड़ लिया गया, कोई जेई पकड़ लिया गया और लेकिन तत्कालीन वीसी पर वो गिरफ्तारी हो जाए, जेल भेज दिए जाएं। अभी तो देखना ही होगा, क्योंकि यजदान की एक बिल्डर की बिल्डिंग गिरी हुई है, उसके तत्कालीन वीसी के ऊपर अभी तक तो मैंने कार्रवाई देखी नहीं है। हुआ हो तो शायद आपको पता हो, मुझे अभी पता नहीं है, मैं जानकारी इकट्ठा कर लूँगा। लेकिन जो जानकारी है आबो हवा में जो उस वक्त के वीसी साहब या सचिव साहब हैं अभी तो खुलेआम घूम ही रहे हैं। कोई जेई होगा, कोई एई होगा, उस पर कार्रवाई हो गई हो और उसी बिल्डर का ये है। तो अगर ये तंत्र देख रहा होगा तो उसे समझना चाहिए कि आखिर कितनी परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। और हम लोगों को भी परेशान कर दिया, रात भर आके हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। प्रशासन भी परेशान है यहाँ पर रात भर। यहाँ पर कमिश्नर साहब और डीजीपी साहब को और अलग काम करना चाहिए और डीएम साहब को विकास की योजनाओं पर काम करना चाहिए, मंडलायुक्त को भी काम करना चाहिए। एक ही काम मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं, लगातार इस ऑपरेशन को वो देख रहे हैं। रात तक देखा, सुबह से उठकर वो एक एक पल पल की जानकारी ले रहे हैं। उनको पूरे प्रदेश की जानकारी, 24 करोड़ जनता की जानकारी और पूरे प्रदेश की चिंता है, केवल एक बिल्डिंग की चिंता कैसे हो सकती है। लेकिन मजबूर हैं वो कि भ्रष्ट तंत्र ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि यहीं केंद्रित हो जाएं। सारा अमला जमला जितने हैं, अधिकारी हैं, सेना है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सारे संसाधन हो। एक भ्रष्ट तंत्र, एक बाबू, एक सुपरवाइजर, एक जेई, एक्सीएन और एक लखनऊ विकास प्राधिकरण के तंत्र की खामियों का
जो नतीजा है वो सबके सामने है। जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी कब बनेगी? जो तत्कालीन वीसी हैं, तत्कालीन सचिव हैं। केवल जेई और एई और सुपरवाइजर पर काम करने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एबीपी गंगा की गुहार है, ये मांग है। ऑपरेशन में तेजी आ गई है। लगता है जो यहां पर गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, एक्शन दिखाई दे रहा है, किसी को सुरक्षित निकाला जा चुका है और ऑपरेशन अब अंतिम दौर में है। 3 लोग जो फोन पर संपर्क जिनसे हो चुका था, वो 3 लोग जो उनसे संपर्क हो गया, उम्मीद की जा रही है। और ये उम्मीद मैं सकारात्मक तौर से कर सकता हूं कि ये ऑपरेशन अब तेजी के साथ, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एनडीआरएफ में जो हलचल है, एसडीआरएफ और सेना के जवान का जो हलचल दिख रहा है, वो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करें। और जो उम्मीद की जा रही है कि उन 3 लोगों को सकुशल बचा लिया जाएगा, क्योंकि आवाज़ें उनकी आ रही हैं, अभी भी उनकी सांस चल रही है, उनसे वार्तालाप, उनसे बातें हो रही हैं, फोन पर लगातार टच में है प्रशासन। उम्मीद की जाती है कि ऐसा होगा। और देखिए, जो कहा जा रहा था रोशन जैकब की तरफ से कि प्लॉटिंग के लेवल पे ही इसे रोक देना चाहिए, ये बन कैसे गया? हमने कहा कि मुख्यमंत्री तो कोई भी हो सकता है, मुख्यमंत्री पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे कोई ना कोई, लेकिन मुख्यमंत्री का आवास, मुख्यमंत्री का कार्यालय अस्थायी है। 1 किलोमीटर के दायरे पे ये कार्यालय है और घर है, और ऐसे में वहाँ बैठे हुए लोगों के घर के पास ही, कहा जाता है ना कि आंखों से सुरमा चुरा लेना, तो इन भ्रष्ट तंत्र ने सुरमा चुरा लिया है और बड़े बड़े अधिकारियों के सामने से ये इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। सबको आफत और फजीहत में डालने का काम किया जाता है। इसलिए ज़रूरत है कि एक्शन, और केवल एक्शन नहीं बल्कि सख्त से सख्त एक्शन जो हो सकता है कानून की धाराओं में, वो लगाया जाना चाहिए। और उस वक्त के तत्कालीन जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण को लखनऊ डुबाओ प्राधिकरण के नाम से कुख्यात हो चुका है, और इस विकास प्राधिकरण में नौकरी पाने के लिए, पोस्टिंग पाने के लिए करोड़ों रुपए देने का जो खेल चलता है, बाबू हो चाहे इंजीनियर, सुपरवाइजर हो चाहे चीफ इंजीनियर साहब, और करोड़ों लाखों रुपए लेकर थैली में घूमते हैं कि पोस्टिंग दे दो, पोस्टिंग दे दो। पंचम तल से लेकर नीचे तल तक हर जगह वो कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जब पंचम तल से लेकर नीचे तल तक माल पहुंचाए रहेंगे, तो फिर कहां से ये तंत्र रुकेगा, ये भ्रष्ट तंत्र रुकेगा? आज ये बिल्डिंग गिरी है, कल कोई दूसरी बिल्डिंग गिरेगी। जब तंत्र बेहतर व्यवस्था नहीं काम करेगी, तो इसी तरीके का खामियाजा सबको देखना पड़ेगा और मुख्यमंत्री परेशान रहेंगे। 24 करोड़ जनता की सेवा करने का, लोक कल्याण के लिए काम करने का जो उनका संकल्प है, ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इसी तरीके से उसे धूमिल करते रहेंगे, उन्हें परेशान करते रहेंगे। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? एबीपी गंगा इसकी मांग कर रहा है। तत्कालीन वीसी लखनऊ विकास प्राधिकरण और सचिव पर कार्रवाई कब होगी? ये एबीपी गंगा की मांग है, क्योंकि जिस तरीके से आज इस बेकसूर और जो मासूम लोग हैं उनको फंसा कर रखा गया है, वो उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और उस वक्त के जो प्राधिकरण के मंत्री साहब होंगे उनकी भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। शाहिद मंजूर के लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये खबर है। शाहिद मंजूर जो तत्कालीन कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ नेता और इस वक्त के किठौर के विधायक, उनके लड़के का हाथ बताया जा रहा है कि उसका मालिकाना हक है, उसके लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहिद मंजूर और समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेताओं के इसमें घर हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब्बास हैदर जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी घर है, उनके परिवार के लोग भी फंसे हुए हैं। जिशान हैदर जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका भी घर है, उनके परिजन भी इसमें फंसे हुए हैं, उनको निकाल लिया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर कब तक चलता रहेगा यही रूप रंग ढंग? और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हम मूक दर्शक नहीं बन सकते। हम सवाल तो खड़ा करेंगे कि उस वक्त के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के घर से, मुख्यमंत्री के आवास से 1 किलोमीटर की दूर पे 4 मंजिला मकान बन जाती है, तो ये साहस नहीं बल्कि दुस्साहस है। और ये दुस्साहस करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर
जब तक लगाम नहीं कसी जाएगी। एबीपी गंगा पहला चैनल था जिसने यजदान बिल्डर के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और सबसे पहले एबीपी गंगा यजदान बिल्डर के उस अवैध इमारत तक पहुंचा था और ऑपरेशन यजदान बिल्डर को अंजाम तक पहुंचाने का काम भी एबीपी गंगा ने किया था। उसे ध्वस्त किया मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद से और उसे ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन जो यजदान बिल्डर चलाया था वो एबीपी गंगा ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उस तंत्र को दिखाया था कि मुख्यमंत्री के कार्यालय और मुख्यमंत्री के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये कैसे बिल्डिंग 6 जो मंजिला इमारत है वो कैसे खड़ी हो गई। तमाम उसमें सैकड़ों फ्लैट थे, वो कैसे इस तरीके से अवैध बिल्डिंग खड़ी की गई। लेकिन वीरेश भैया कुछ हलचल हो रही है वहां पर, हलचल बढ़ भी गई है, क्या वहां पर आप अपडेट देंगे? देखिए अपडेट तो मेरे पास यही है कि अभी 3 लोग फंसे हुए हैं और हलचल ये है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम धैर्य के साथ काम कर रही है और अब ड्रिलिंग और कटिंग के साथ जो वो लोग हाथ से भी किसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अपने छायाकार से कहूँगा कि ज़रा वहाँ पर केंद्रित करें, दर्शकों को दिखाएं कि अब ड्रिलिंग मशीन की आवाज़ आनी, कटर मशीन की आवाज़ आनी बंद हो गई है और अब हाथ से जो मलबे हैं उसे हटाया जा रहा है। यानी जो पीड़ित लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, उन तक लगता है कि जो ऑपरेशन में लगे हुए जिम्मेदार जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के कर्मचारी हैं, जवान हैं, वो पहुंच गए हैं क्योंकि ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग रोक दिया गया है और ऐसे में ये उम्मीद है कि जो दबे हुए लोग हैं उन तक ये जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो पहुंच गए हैं, ये माना जा रहा है। और यही वजह है कि एक उम्मीद, एक आशा के साथ सभी लोग देख रहे हैं कि कब उन लोगों को लाया जाए स्ट्रेचर पर और एम्बुलेंस में रखकर हॉस्पिटल में ले जाया जाए। हम भी उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो लोग सुरक्षित और सकुशल निकलें और हॉस्पिटल जाएं। ऑपरेशन लगातार देखिए बढ़ता हुआ लगता है, किसी को निकाला जा रहा है या कोई सामान, लेकिन अभी तो जो मैं कह सकता हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बहुत नज़दीक से वो देख रहा हूँ कि ऑपरेशन को ड्रिलिंग जो तकनीकी रूप से रोक दिया गया है, सभी लोग झांक कर देख रहे हैं। एक एनडीआरएफ के जवान को नीचे उतारा गया है, देखिए वो नीचे उतर रहा है, दूसरा भी जवान नीचे उतर रहा है उस मलबे के अंदर। इसका मतलब कि जो पीड़ित लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, वो अब जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है उसके हत्थे चढ़ गए हैं और अब उन तक एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। इसी वजह से ऑपरेशन रुका हुआ है, थमा हुआ है और खामोशी है। एक धैर्य के साथ ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और देखिए सभी जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, आंखों देखा हाल आपको बयां कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो झांक कर देख रहे हैं। इसका मतलब ड्रिलिंग करके कटर मशीन से जो काटा जा रहा था, ड्रिल किया जा रहा था, छत को वो तोड़ दिया गया है। बहुत मजबूत ऊपर से छत भले ना हो, लेकिन छत तो छत है कंक्रीट की और उसमें जितना भी अगर पत्थर लगाया गया हो और उसमें सीमेंट लगाया गया होगा, कुछ तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि कागज़ से तो ये दीवार खड़ी नहीं होगी। इसलिए ड्रिलिंग मशीन से इसे काट कर और कटर से काट कर हटाया गया है और अब एनडीआरएफ के 3 लोग अंदर जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, झांक कर देख रहे हैं, अंदर घुस गए हैं और लग रहा है कि वहां से किसी को निकाला जा रहा है, हाथ से ऑपरेशन किया जा रहा है। इसका हाथ से ऑपरेशन तभी किया जाता है जब उस में फंसे हुए लोगों के इर्द गिर्द ऑपरेशन पहुंच जाता है, क्योंकि उस वक्त जो तकनीकी रूप से औजार हैं उनका उपयोग हथौड़े का, बल्लम का, ड्रिलिंग मशीन का, कटर का उपयोग नहीं किया जाता कि वो लोग घायल अवस्था में और न घायल हो जाएं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई घायल न हो जाए, ये भी कोशिश रहती है। इसलिए जो ऑपरेशन, कई ऐसे ऑपरेशंस को हमने कवर किया है, चाहे वो नेपाल का भूकंप हो, चाहे वो गुजरात का हो, कई जगह ऐसे भूकंप आए, जाकर रिपोर्टिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ तो हमने टीम को देखा। नेपाल का जो भूकंप आया था उसमें जाकर आदमी महीने भर रहा, जाकर देखा कि कैसे ऑपरेशन को किया जाता है। तो मुझे जो जानकारी है एक बार कि वो ये जानकारी इसलिए हम कह सकते हैं कि अंदर घुस गया है जवान एक और उसे लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जगह पर, दूसरे इलाके में फिर अभी लगता है कि वो लोग फंसे हुए हैं, ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है कि उनको खींच के निकाला जाए, इसलिए फिर ड्रिलिंग मशीन और कटर की आवाज़
गूंजने लगी है और आप आवाज़ को महसूस भी कर पा रही होंगी सोनिका कि वो आवाज़ आ रही है ड्रिलिंग मशीन की। लेकिन जो निकले हुए एनडीआरएफ के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि एक पक्ष दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ से खींचकर अगर उन्हें निकाला जाएगा तो वो चोटिल हो जाएंगे, इसलिए दूसरी तरफ से ड्रिल किया जा रहा है, कटर से काटा जा रहा है। और आप टेलीविजन स्क्रीन पर ऑपरेशन को देख रहे होंगे। ये ऑपरेशन नज़दीक से दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो सीमा हमें तय की गई है उस सीमा पर हम वहाँ पर खड़े हैं और जो टीम है, जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कहा जा रहा है कि अलग तरीके से उसे काट कर कि दूसरे एक तरफ से दिखाई पड़ रहा है, यानी उनके चेहरे तक लोग पहुँच गए हैं एनडीआरएफ के। जी हाँ, ये एक अच्छी खबर आ रही है और ठीक खबर आ रही है और शुभ खबर आ रही है। जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अब हम अंतिम दौर में हैं, 1-1.5 घंटे के अंदर ये सारा जो ऑपरेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि 1.5 घंटे नहीं, आधे घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए, 10 मिनट के अंदर सभी लोगों को निकाल लिया जाए और निकाल कर सकुशल पहुंचा दिया जाए। ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल माना जाएगा, क्योंकि एक भी कोई ऑपरेशन के दरमियान हताहत नहीं हुआ और ईश्वर की असीम कृपा कि अभी तक किसी जान के जाने की कोई खबर नहीं है। ये एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर इस लिहाज से, शुभ खबर इस लिहाज से, अच्छी खबर इस लिहाज से कि अभी तक इस पूरे हादसे में किसी की जान नहीं गई है। और ये चिंता बना हुआ था जैसे ही खबर हम लोगों तक पहुंची कि एक 4 मंजिला इमारत गिर गई है, उसमें कई परिवार फंस गए हैं, तो ऐसा लगा कि अब तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाएगी। और जिस लिहाज से हम लोग यहाँ आए थे और वो एक दर्द था हमारे अंदर, और जो पैनिक हमने देखा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर, पुलिस कमिश्नर के अंदर, आनन फानन में संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और गृह भी हैं, वो आनन फानन में भागते हुए आए। अवनीश अवस्थी जो सलाहकार है मुख्यमंत्री के, वो आनन फानन में भागते हुए आए। मुख्यमंत्री ने तुरंत राहत और बचाव कार्य के लिए निर्देशित किया, मॉनिटरिंग शुरू कर दी, खुद मुख्यमंत्री पल पल की जानकारी लेना शुरू कर दिए। यहाँ के तमाम एसीपी, तमाम डीसीपी, पूरा कमिश्नरेट, पूरे अधिकारी, पंचम तल, संजय प्रसाद, अवनीश अवस्थी, जितने महत्वपूर्ण जिम्मेदार यहाँ के पुलिस कमिश्नर, जितने महत्वपूर्ण जिम्मेदार लोग थे, सब आनन फानन में भागते हुए आए। मीडिया के लोग भी आए। जब हम लोग यहाँ आए तो अफरा तफरी का माहौल था, लग रहा था कि कितना बड़ा हादसा हो चुका होगा अभी तक। जो यहाँ की पैनिक की स्थिति थी, भयावह स्थिति थी, हर तरफ रुदन था, हर तरफ रोने पीटने की आवाज़ें थीं, ऐसे लग रहा था कि प्रलय हो गया। लेकिन ईश्वर की असीम कृपा कि अभी किसी की जान नहीं गई है। ये एक बड़े ऑपरेशन की सफलता है, ईश्वर की कृपा है कि इस बड़े हादसे के बावजूद भी ताश के पत्ते की तरह बिखरे इस इमारत को देखिए। आपको लग रहा होगा, जब किसी की गाड़ी लड़ती है तो लोग कहते हैं कि गाड़ी को देखकर लगता है कि इसमें कई लोगों की जान चली गई होगी, लेकिन होता यह है कि ईश्वर की कृपा से उसमें सारे के सारे लोग बच जाते हैं। और ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। इस इमारत को देखिए, इस 4 मंजिली इमारत, इस फ्लैट्स को देखिए, कई परिवार इसमें रहते रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरीके से ये मकान गिरा हुआ है, ताश के पत्ते की तरह ये ढह चुका है, एक के ऊपर जो एक मलबा पड़ा हुआ है, देखकर आपको नहीं लगता होगा कि एक जान भी बची होगी। लेकिन गजब की लीला है भगवान की, एक जान भी गई नहीं है। तो ऑपरेशन में अधिकारी मंथन कर रहे हैं। एक बार अधिकारियों के ऊपर फोकस करके दिखाइए। वहाँ जिलाधिकारी, जो पुलिस कमिश्नर और मंडलायुक्त जो कमिश्नर कहे जाते हैं, वो लोग खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं और गहन मुद्रा में उनकी बातचीत चल रही है। और उम्मीद की जा रही है कि ऑपरेशन के अंतिम समय होने की वजह से ही ये लोग उस मलबा के स्थल पर पहुंचे हैं। आपस में बातचीत चल रही है। नगर आयुक्त भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, और हमें वीसी साहब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण के न। वीसी साहब अभी होंगे, लेकिन अभी दिखाई तो पड़ नहीं रहे हैं। हमारे छायाकार कह रहे हैं कि हैं यहाँ पे। रात में जब मैं आया तो शायद मेरी निगाहें नहीं पड़ी, सबके ऊपर पड़ी थी, लेकिन वीसी साहब होंगे तो होंगे, अब क्या करें हम। लेकिन खैर, देखते रहिए कि ऑपरेशन चल रहा है। मेरी निगाहें, हम तो रात भर थे, वीसी साहब को हम देख ना पाए, और वीसी साहब अब पहुँचे होंगे। ठीक, अच्छी बात है, काम करना ही चाहिए उनको।
लेकिन अगर उनके पूर्व वीसी ठीक से काम किए होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। उनकी जिम्मेदारी बनती है और ये लखनऊ डुबाओ प्राधिकरण वालों की खैर नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री को जी हमारे एक सहयोगी कह रहे हैं कि मैंने नाम आप ये दिया हुआ है लखनऊ डुबाओ प्राधिकरण, बहुत तेज तर्रार पत्रकार हैं तो वो एलडीए में काफ़ी दखल रखते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ आना जाना उनका रहता है, तो उस पूरे प्राधिकरण के तंत्र को जानते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टोरी की थी और उस पर लिखा था कि ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बल्कि लखनऊ डुबाओ अथॉरिटी है। तो खैर मैंने ही उनका नाम ले लिया, तो नाम कहीं से भी अच्छी चीज़ जो बड़ी अट्रैक्ट करती है उसे ले भी लेनी चाहिए। लेकिन देखिए हलचल बढ़ी हुई है और ऑपरेशन में पुलिस के लोगों को यहाँ फिर से लगा दिया गया है। ऑपरेशन में जो पुलिस के लोग हैं हाथ हिलाकर एक दूसरे को, जो बाहर अवांछनीय लोग, कुछ अगल बगल के लोग पहुँच गए, उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अपने काम में तल्लीन है, अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश उनकी ये है कि अब अंतिम समय में सफलता के साथ ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना चाहिए। और मैं बहुत इस बात को मानता हूं कि ईश्वर की कृपा और मुख्यमंत्री का निर्देशन ऐसा है कि ऑपरेशन अभी तक बहुत ही कसा हुआ चल रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि जब सूबे के मुखिया लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो हीला हवाली नहीं कर सकते, क्योंकि एक काम करने की शैली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। कोई भी घटना दुर्घटना हो त्वरित एक्शन लेने का जो उनका मादा है, जो उनकी काबिलियत है, जो उनका नेचर है, वो उसी का परिणाम है। ये बिल्डिंग गिरी, तुरंत डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शिशिर का फ़ोन मेरे पास आता है कि ये बिल्डिंग गिर गई है और मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है आप तुरंत इसे चलाइए अपने चैनल पे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आनन फानन में जितने भी अधिकारी हैं वो घटना स्थल पर पहुँचें। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि डीएम पहुँचें, कमिश्नर पहुँचें, मंडलायुक्त पहुँचें, सभी लोग पहुँचें, पंचम तल के अधिकारी पहुँचें, संजय प्रसाद होम सेक्रेटरी पहुंचे, कोई जो बड़े अमला के लोग हैं वो पहुंचे। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शिशिर ने कहा कि तुरंत इसे चलाइए, एक संदेश जाना चाहिए प्रदेश में। मैंने एबीपी गंगा पे तुरंत इस खबर को फ्लैश किया और भागते हुए जब यहाँ आकर देखा तो तब तक यहाँ पर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, यहाँ पर संजय प्रसाद, अवनीश अवस्थी, सब लोग आ गए। तो ये कार्यशैली है, ये काम करने का तरीका है। हमसे एंकर ने पूछा कि कितने देर में यहाँ आए। कल सोनिका आपको बताऊं, जब मैं पूछा एंकरिंग चल रही थी तो हमारे एंकर ने स्टूडियो से पूछा कि जब घटना हुई तो कितने देर में अमला पहुंचा, तो मैंने उनसे कहा कि हम लोगों से पहुंचने से पहले अमला पहुंच गया। ये त्वरित गति से पहुंचने की जो कला है, या हम कह सकते हैं कि एक्शन मुख्यमंत्री का है, इसकी वजह से सारे लोग यहाँ पर पहुंच गए और मीडिया की टीम पहुंचे। उससे पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। और मैंने कल एक दृश्य दिखाया था, एनडीआरएफ के जो जवान हैं कैसे ये रक्षा करते हैं, मतलब जूता भी नहीं पहन पा रहे थे, अपने ट्रक से कूदे, जूते को लेकर भागे हाथ में और नंगे पांव पहुंच गए इस घटना स्थल पर, मलबा के स्थल पर। आनन फानन में बिना फीता बांधे उन्होंने, वो पिक्चर मुझे याद है, मैंने दर्शकों को दिखाया था और गजब का दृश्य था। ट्रक से कूदने के बाद सीधे मलबा स्थल पे आए, अपनी जान की परवाह किए बगैर, जूता पहने बगैर। आप सोचिए पत्थर लग सकता है, कील गड़ सकता है, क्योंकि उन्हें मलबे में जाना, और आनन फानन उन्होंने जूते को पहना। तो इन जवानों को सलाम है और प्रणाम है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन सफल हुआ। और इन जांबाज जो जवान हैं, ये इनकी जो कार्यशैली है यही हमें निश्चिंत करती है, आश्वस्त करती है और हमें ये भरोसा देती है कि हम सुरक्षित हैं। इस भ्रष्ट तंत्र के बावजूद बहुत सारे ऐसे अधिकारी, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी, बहुत सारे ऐसे जवान, बहुत सारे ऐसे सुरक्षाकर्मी ऐसे हैं जो हमें भरोसा देते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हम इस लायक रहें कि हम उन पर भरोसा कर सकें। तो अधिकारियों का जो आने जाने का क्रम है और ऑपरेशन जो चल रहा है, नगर आयुक्त भी यहाँ पर हैं, अगर कोशिश करूँगा उनसे बात करने का, और यहाँ पर पीयूष मोरडिया जी भी हैं, लगातार वो ऑपरेशन को देख रहे हैं। एक बार फिर उनसे
इस ऑपरेशन में इन्हें मैं परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि इनका सारा ध्यान वहीं पे है, लेकिन दर्शकों में एक उत्सुकता है, उसे शांत कौन करेगा। मैं तो बोलूंगा तो कहेंगे भैया आपने आधिकारिक बयान क्या दिया। तो मोडिया साहब आप बताइए, दर्शक देखना चाहते हैं आखिर। अब हमें लग रहा है आप जो स्टूडियो वहां से पूछा जा रहा है कि कब तक, अब कब तक, तो थोड़ा बताइए। देखिए आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि 5 मंजिला इमारत जो थी वो ढह गई और सारी स्लैब्स एक के ऊपर एक पड़ी हुई हैं, कुछ जगह से उठी हुई हैं, जिनमें संभवतः जो ट्रैप्ड लोग हैं वो मौजूद हैं। इसको बड़े ध्यान से ऑपरेशन को करना पड़ रहा है, जिससे कि कहीं मलबा तेज़ी से निकालने के चक्कर में लोग और ना दब जाएं। तो चिपिंग करके धीरे धीरे मैनुअली ड्रिल करके स्लैब्स को काटा जा रहा है और उन्हें लोकेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो अभी और बचे हुए हैं। पर 14 व्यक्ति रेस्क्यू कर लिए गए हैं, सकुशल रेस्क्यू कर लिए गए और 3 ही लोग बचे हैं। मुझे विश्वास है कि इन 3 को भी जल्दी हम लोग रेस्क्यू कर पाने में सफल होंगे। देख रहा हूँ कल से आप इतना बोल रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, आपकी आवाज़ भी बैठ गई। देखिए यहाँ जितने भी लोग हैं सभी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी काफ़ी देर से रात्रि से यहाँ पर हैं। सभी लोगों का पूरा जो है जोर इस बात पर है कि ये काम बड़े अच्छे ढंग से हो और इसमें हम सभी जब टीम जैसे काम करते हैं तभी हम इसे अच्छे ढंग से संपादित कर पाते हैं और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा। जाहिर सी बात है गला बैठ गया है क्योंकि निर्देशित करना पड़ रहा है। ये धूल धक्कड़ और तमाम तरह की परेशानियां हैं, बावजूद इसके जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ पीयूष मोडिया मौके पर मौजूद और ये सारे लोग जो अधिकारी हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ लगे हुए हैं और यही वजह है कि ऑपरेशन सफल रहा है। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि ये ऑपरेशन सफल रहा। ये जो जवान हमारे खड़े हैं ये सारे लोग रात भर से यहाँ खड़े हैं और इन सभी लोगों को एबीपी गंगा नमस्कार प्रणाम करता है कि ये लोग जिस शिद्दत के साथ यहाँ खड़े हैं इसी वजह से ये ऑपरेशन सफल हुआ है। और एनडीआरएफ के जवान आप देखिए, जैसा मैंने बताया कि किस तरीके से वो उनकी पलकें झपकी भी नहीं होंगी, केवल उन्हें इस बात की चिंता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए, बचा लिया जाए। यही उपलब्धि है, यही उनकी नींद है, यही उनका आराम है, यही उनका चैन है। ये जवान जो हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और खुद सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने हॉस्पिटल्स का जायजा ले रहे हैं, हॉस्पिटल्स के लोगों से संपर्क में हैं कि कहीं कोई दवाई, कहीं कोई स्ट्रेचर, कहीं कोई एम्बुलेंस, कहीं कोई भी दिक्कत परेशानी, ब्लड का कहीं भी कोई परेशानी ना हो। मेंटल ट्रॉमा से जूझ रहे पुलिस कमिश्नर भी आपको दिखाई पड़ेंगे और डीजीपी साहब भी फिर दिखाई पड़ेंगे। रात भर हमें लगता है डीजी साहब यहीं पर रहे हैं, अगल बगल घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं चौहान साहब। तो लगातार जो ऑपरेशन है वो निरंतर चल रहा है और ये एबीपी गंगा का जो ऑपरेशन के साथ आंखों देखा हाल है वो भी चलता रहेगा। हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, ऑपरेशन के अंत तक दिखाते रहेंगे आपको और हर वो तस्वीर आप देखते रहिए एबीपी गंगा। हर वो तस्वीर सबसे पहले आपको मिलेगी, सबसे एथेंटिक मिलेगी, हर वो आंकड़े। और लगातार रात भर से ये ऑपरेशन चलता रहा। रात भर हमारे जो साथी हैं, चाहे वो अनुभव शुक्ला हों, चाहे हमारे रतीश त्रिवेदी हों, चाहे विवेक त्रिपाठी हों, चाहे हमारे छायाकार जितेंद्र हों, चाहे हमारे छायाकार पंकज निगम हों, ये सारे लोग रात भर, इवन मैं आपको बताऊं कि हमारे दोनों ड्राइवर वो रात भर यहीं गाड़ी लगाकर और मेरे साथ लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम में हम लोग पूरी तरीके से इनके साथ हैं। पीयूष मोडिया को आपने सुना जो कह रहे थे कि आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जी हाँ, हम अलर्ट हैं, हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर तस्वीरों पर चलेंगे जो ऑपरेशन चल रहा है। हमारे साथियों ने बेहतर काम किया, हमारे संपादक रोहित सावल जी ने सबका को कहा है कि आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। तो ऐसे में हम ऑपरेशन को अंतिम समय तक एबीपी गंगा पर दिखाएंगे, बताएंगे, एथेंटिक खबर दिखाएंगे और सबसे पहले बिना पैनिक फैलाते हुए, बिना किसी तरीके से हाहाकार मचाते हुए, किसी को दिग्भ्रमित करते हुए, जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए इस ऑपरेशन को हम बहुत ही मुस्तैद के साथ दिखा रहे हैं और अधिकारियों के वर्जन को भी सुना रहे हैं कि आखिर ऑफिशियल वर्जन क्या है। 14 लोगों को निकाल लिया गया है, 3 लोग फंसे हुए हैं, यानी आखिरी दौर में ये ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन अब लगता है, पीयूष मोडिया से बात हुई, उनसे बात करने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये ऑपरेशन जल्द ही खत्म
होगा, क्योंकि चेहरे पर आश्वस्त, गला बैठ गया था पीयूष मोडिया का, लेकिन आश्वस्त उनके चेहरे पर एक भरोसा मुझे दिख रहा था। क्योंकि जब मैं रात में आया यहाँ पर तो पीयूष मोडिया से जब बात करने की कोशिश की तो वो लगातार ऐसे भाग रहे थे, ऐसे बच रहे थे, ऐसे दूर हट रहे थे, जैसे मानो कि मैं क्या पूछ लूंगा, क्या हो जाएगा। लेकिन अब जिस भरोसे के साथ वो मीडिया से बात कर रहे हैं, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि वो भी आश्वस्त हैं, क्योंकि जब सफलता मिलने लगती है तो एक भरोसा आता है। वो भरोसा उनके चेहरे पर, उनके ही चेहरे पर नहीं, मंडलायुक्त रोशन जैकब से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, वो भी रात में मुझसे बात नहीं की। तब मैंने देखा कि आज सुबह जब मैंने बात करने की कोशिश की, वो कैमरे पर आ गई और लगा कि इतनी आसानी से तो वो आती नहीं है कैमरे पर, लेकिन आ गई। इसलिए ये ऑपरेशन की सफलता जो चल रही है ये उसी का परिणाम है। उम्मीद की जा रही है कि ये ऑपरेशन अपने अंतिम अंजाम में सफलता के साथ पूर्ण होगा और परिपूर्ण होगा। और यहाँ पर कुछ परिवार के लोग भी आए हैं, देखिए ये खड़ी हैं लड़की, यहाँ इनके कुछ परिजन होंगे यहाँ पर, इनको जो कुछ सामान है या कुछ ऐसी चीज़ है उसे निकाल कर ये अब्बास हैदर साहब हैं। अब्बास हैदर जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनका फ्लैट इसी में है और इनके परिजन भी इसके अंदर फंसे हुए थे। तो चेहरे पर वो घबराहट, वो मायूसी, वो परेशानी, रात भर जगे होने और एक अनहोनी की आहट, एक अनहोनी का जो एक बेचैनी होती है, एक ट्रॉमा होता है, वो चेहरे पर देखा जा सकता है। और जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद खड़े हुए टेलीविजन स्क्रीन पर, एम्बुलेंस की गाड़ियां भी, स्वास्थ्य विभाग के खुद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सीएमओ भी यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर। और स्वास्थ्य मंत्री कल आनन फानन में पहुँचे थे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग भी लिया था। उसके बाद वो सिविल हॉस्पिटल भी गए, बलरामपुर भी गए, केजीएमयू भी गए। जो कुछ घायल हैं उनको बलरामपुर, केजीएमयू और सिविल हॉस्पिटल में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग पल पल की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में संपर्क में हैं, बातचीत में हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए। मुख्यमंत्री का कार्यालय लगातार निरंतर इस कोशिश में है, प्रयास में है कि जो ऑपरेशन है उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो, किसी मरीज को, किसी को परेशानी ना हो। ट्रॉमा जो हम कह सकते हैं कि हम बात करके, अभी मुझे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से अभी मेरी बात हुई, एबीपी गंगा की बात हुई, उन्होंने कहा कि जो घायल हैं उनको मैं देखने गया था, उसमें सबसे जो चीज़ देखने की मिल रही है, डॉक्टरों ने बताया कि मेंटल ट्रॉमा बहुत है, यानी एक हादसे का जो डर है वो अभी तक निकला नहीं है। और इस वजह से परिवार के लोग, चूँकि सुबह हो चुकी है, परिवार के लोग फिर यहाँ पर मौजूद हैं, अपने परिजनों, अपने सामान और सब लोगों को देखने की कोशिश है। कांग्रेस के नेता जिशान हैदर को आप देख सकते हैं, उनके परिवार के लोग इसमें फंसे हुए बताए जाते हैं। 3 लोग जो अभी फंसे हैं उसमें से परिवार का ही कोई व्यक्ति जान पड़ता है, जैसा यहाँ के लोग, पुलिस के लोग कह रहे हैं। इसलिए अब्बास हैदर उनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई जो हैं, सगे भाई हैं, जिशान हैदर भी हैं, और ये सारे लोग जो हैं इस ऑपरेशन को अपनी आंखों से देख रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। सहयोग इस बात का कि किस फ्लैट में, किस मकान में, किस कमरे में कौन रहता है, कौन सोता है, कौन कहाँ किचन है, कहाँ बाथरूम है, इसका अंदाज़ा तो उन्हीं को होगा। और ऐसे में एनडीआरएफ और जो ऑपरेशन में लगे हुए लोग हैं उनकी सहायता ले रहे हैं। और बाकी जो इस बिल्डर से संबंधित लोग हैं उन पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, उनके ऊपर भी एक्शन शुरू हो गया है। और जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि शाम 7 बजे हादसा होता है, पूरी वो तस्वीर, उसके बाद किस तरीके से लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 घंटे पूरे हो चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के, लगातार जारी है और मौके पर टीमें वहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, और जो अब लोग अब फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम जारी है। कवायद तेज हो चुकी है, एबीपी गंगा की टीम मौके पर मौजूद है उस वक्त से ही जब ये हादसा होता है, ये भीषण हादसा। लेकिन इन सब के बीच जो सुखद खबर वो ये कि घायलों की स्थिति बेहतर बनी हुई है, अस्पताल में उनका इलाज जारी है, लेकिन स्थिति उनकी बेहतर है। पूरी जो ये हादसा हुआ है उसकी तस्वीर ये आपके सामने है, लगातार कवरेज जारी है, 13 घंटे पूरे हो चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।